नमस्कार, मैं हूं खुशबू पांडे। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम जनता सरकार में, जिसमें हम बात करेंगे सत्ता के सिंहासन से लेकर जनता के सरोकार तक। साथ ही हम आपको बताएंगे प्रदेश सरकार की हर उस योजना के बारे में जिनका सीधा संबंध हरियाणा की जनता से। जो योजनाएं प्रदेश के विकास को नई गति प्रदान करेंगी और हरियाणा की जनता का चहुमुखी विकास भी करेंगी, ताकि प्रदेश की जनता तरक्की की राह पर आगे बढ़े और हरियाणा प्रदेश निरंतर उन्नति की नई ऊंचाइयों को छूता हुआ प्रगतिशील रहे। तो अगले 30 मिनट तक बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जनता सरकार। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने चंडीगढ़ में आज 3 परियोजनाओं को लॉन्च किया है, जिनमें परिवार पहचान पत्र के लिए ताऊ से पूछो चैटबॉट, जिसकी सहायता से नागरिक पीपीपी से जुड़े कोई भी सवाल पोर्टल के माध्यम से पूछ सकते हैं। इसके साथ ही दिव्यांग प्रोएक्टिव पेंशन योजना का भी सीएम ने लोकार्पण किया है। रिपोर्ट देखिए। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के पिछले 8 सालों के कार्यकाल में हरियाणा प्रदेश ने देश भर में अपनी पहचान कायम की है। हरियाणा सरकार की महत्वपूर्ण योजना का लाभ सीधा हरियाणा के नागरिकों को हो रहा है। इसी कड़ी में बुधवार को मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने 3 परियोजनाओं को लॉन्च किया है। उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार ने परिवार पहचान नंबर जारी करने के लिए हरियाणा परिवार पहचान प्राधिकरण की स्थापना की हुई है। आज के डिजिटल युग में नागरिकों की विशाल संख्या के विभिन्न सवालों के जवाब देना एक बड़ा कठिन कार्य है। इसके समाधान के लिए हरियाणा परिवार पहचान प्राधिकरण ने वेब बेस्ड चैट बॉट सोल्यूशन के साथ साथ ताऊ से पूछो व्हाट्सएप बॉट बनाया है। मित्रों, जैसा हमको जानकारी है कि हमारा हमेशा ही फोकस रहा है कि गुड गवर्नेंस, सुशासन, इसके आधार पर चीजों को आगे बढ़ाया जाए। ठीक 25 दिसंबर 2014 जिसको हमने पहला सुशासन दिवस के नाते से कहा था, और टेक्नोलॉजी के आधार के ऊपर चीजों को बढ़ाने का जो क्रम उस समय शुरू किया था, लगातार उसको हम आगे बढ़ा रहे हैं। और आज भी इसमें 3 ऐसे जो प्रोजेक्ट हैं वो जिनको लॉन्च किया है वो आपके सामने आए हैं, जिसमें सबसे पहले तो चैटबॉट का ये जो एक सोल्यूशन ये दिया गया है। और हमको जैसे पता है कि परिवार पहचान पत्र भी अपने आप में एक यूनिक ऐसी एक चीज जो हमने तैयार की है, जिसका लाभ प्रदेश के लगभग 72 लाख परिवारों को उसका लाभ मिलेगा। अब इतना बड़ा प्रोजेक्ट स्वाभाविक है कि उसके अंदर प्रारंभिक कुछ जिसको कहना चाहिए कि एक निटी-ग्रिटीज ऐसी होती हैं, जो कुछ ऐसी समस्याएं आती हैं, उनको हमने लगातार ठीक किया है। चाहे उसमें राशन कार्ड की बात हो, चाहे पेंशन की बात हो, चाहे चराई योजना की हो, इनकम की हो, वो पर्याप्त संख्या में हमने ठीक किया है। क्योंकि अभी एक ऐसा फ्रेंडली एक पोर्टल बनना चाहिए जिससे किसी भी आदमी को कोई भी जानकारी अपनी लेनी है तो कहीं भी वो ले सकता है अपने मोबाइल से, उसको खोल करके। और चैटबॉट का जैसे एक सिस्टम होता है, इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग, नेचुरल लैंग्वेज, ये जो सारे सिस्टम होते हैं, ताकि हमारे बोलने से ही और वो उसकी आवाज को पहचान ले और पहचानने के बाद उसका उत्तर वहां से मिले। उत्तर भी देंगे ताऊ जी, तो उत्तर जो है हमको मिले। अब इसमें एकदम ये तो नहीं कहा जा सकता कि इसमें कोई गलती नहीं होगी, क्योंकि धीरे धीरे उस सिस्टम को अडेप्टिव होना पड़ता है। जिस आदमी को बोलना है, उसकी भाषा, उसकी लैंग्वेज, उसको। और ये सामान्यतः एक बार जो व्यक्ति अपना चैट बॉक्स खोलेगा और वही व्यक्ति बार बार पूछेगा तो उसके उत्तर ठीक आएंगे। लेकिन अगर एक ही चैट बॉक्स को मुझे लगता है अगर अलग अलग व्यक्ति जाके पूछेंगे तो लैंग्वेज की प्रॉब्लम कई बार आती है। अब ये प्रारंभिक चरण हैं, जो भी चीजें इसमें होंगी हमारे टेक्निकल लोग इस पर लगातार नजर रखेंगे। लेकिन अच्छा फ्रेंडली एक विषय, जहां भी कई आदमी होता है अपने मोबाइल को साथ लेके रखता है, चाहे वो खेत में जाए, ऑफिस में जाए, घर में बैठे पढ़ने जाए, सैर करते हुए भी अपनी जानकारियां ले सकता है। चैट बॉक्स का एक ही इस प्रकार से एक हमने सोल्यूशन दिया है और मैं समझता हूं जनता को बहुत इसका लाभ होगा। और जितने उसके प्रश्न होंगे, चाहे उसके जाति के हैं, आय के हैं, व्यवसाय के हैं, जन्मतिथि के हैं, ये सब जो उसको, चाहे उसका फिर आय के साथ उसका सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी राशन कार्ड हो, फिर उसकी चाहे जो भी कोई प्रश्न है, वो सारा जो सूचना डाटाबेस हमारे पास जो कोष बना है, उस कोष में से उसको ये उत्तर त्वरित और सटीक रूप से
ये सब मिलेगा। प्रोएक्टिंग दिव्यांग पेंशन सेवा के बारे में जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि राज्य सरकार सभी सरकारी सेवाओं को लोगों के घर द्वार पर पहुंचाने के लिए वचनबद्ध है। इसी कड़ी में हमने दिव्यांग व्यक्तियों को ऑटोमेटेड पेंशन का लाभ देने का फैसला किया है। आज से दिव्यांग पेंशन को भी परिवार पहचान पत्र से जोड़कर ऑटोमेटिक ढंग से पेंशन बनाने का काम शुरू किया जा रहा है। दूसरा जो हमने प्रोएक्टिव एक पोर्टल बनाया है वो दिव्यांग सेवा, दिव्यांग की पेंशन ये सेवा, और इस सेवा में अभी तक दिव्यांग को पेंशन बनाने में काफी कठिनाई आती थी। आयु के हिसाब से तो 60 वर्ष की आयु एक गणना के हिसाब से ऑटोमेटिकली व्यक्ति की गणना हो जाती है, लेकिन इसमें शर्त है कि 60% उसका दिव्यांग का सर्टिफिकेट होना चाहिए। जैसे ही 60% दिव्यांगता का सर्टिफिकेट डॉक्टर से वो प्राप्त करेगा, उसको अपलोड करेगा, अपलोड करते ही प्रोएक्टिवली उसकी पेंशन जो है वो घर बैठे बनेगी। इसमें कहीं किसी प्रकार की कठिनाई नहीं आएगी। ऑनलाइन रेस्ट हाउस बुकिंग की सुविधाओं को साझा करते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि इस पोर्टल के जरिए से अब आवेदक कमरे की उपलब्धता देख सकते हैं, कमरा बुक कर सकते हैं, बुकिंग राशि का ऑनलाइन भुगतान कर सकते हैं, बुकिंग रद्द कर सकते हैं। इसके लिए आवेदक को बुकिंग के समय ही पूरी राशि का भुगतान ऑनलाइन करना होगा। और जो तीसरा एक पोर्टल है वो हमारे यानी जो जितने भी रेस्ट हाउसेज हैं, चाहे वो दिल्ली का हरियाणा भवन है, चाहे फिर हमारा गुरुग्राम का पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस है, या पंचकुला का पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस है, और जितने हरियाणा के लगभग ये 45 के आसपास रेस्ट हाउसेज हैं। इसमें शिमला का बेनमोर भी है, मसूरी का रेस्ट हाउस वो भी इसमें जोड़ा है। मेरे ख्याल प्रदेश के बाहर के तो 2 ही है इसमें। तो उन सबको जोड़ करके और जो भी व्यक्ति बुकिंग करना चाहता है उसमें एंटाइटल, जिनकी एंटाइटलमेंट है, अधिकारी हैं या राजनीतिक जो लोग हैं, विधायक, सांसद, पूर्व विधायक, पूर्व सांसद, वो सब कर ही सकते हैं, अधिकारी भी कर सकते हैं। इसमें पत्रकारों को भी जिनको उसकी एंटाइटलमेंट होगी वो भी उसमें अपनी बुकिंग हिसाब से कर सकेंगे। बुकिंग प्राइवेट लोग भी कर सकेंगे, लेकिन उसका एक सिस्टम बनाया है कि 15 दिन पहले उसके लिए प्राइवेट बुकिंग के लिए जो कमरे निर्धारित किए गए हैं उतने वो कर सकते हैं। 7 दिन, 15 दिन से 7 दिन जब रह जाएंगे तो उन कमरों की संख्या और बढ़ा दी जाएगी। यदि वो आधे कमरे उनके लिए हैं, आधे कमरे जो एंटाइटल लोग हैं उनके लिए। लेकिन एंटाइटल लोग अगर बुकिंग नहीं कर पाते हैं, फिर भी कमरे बचते हैं, तो और कमरे फिर 7 दिन तक उसको 75% कमरे बुकिंग करने का भी एक सिस्टम बनाया है। हरियाणा निवास में, क्योंकि हरियाणा भवन में 20 कमरे ऐसे आखिर तक हम निश्चित करके रखेंगे, क्योंकि वहां सामान्य अधिकारियों को अपनी मीटिंग्स होती हैं, विधायक हैं, मंत्री हैं, उनको जाना होता है। तो 20 कमरे आखिर तक उनके लिए उपलब्ध रहेंगे कि वो जाकर के कर सके। प्राइवेट आदमियों के लिए भी जो चार्जेस हैं वो जो सामान्यतः होटल के चार्जेस है उससे कम रखे हैं। सबसे ज्यादा इसमें दिल्ली के हरियाणा भवन के 2000 रुपया रखा है, गुरुग्राम का 1000 रुपया रखा है, गुरुग्राम का 1500 रुपया है, पंचकुला का 1000 रुपया है, और ऐसे ही बेनमोर और मसूरी उसमें जो वीआईपी सूट भी एक वहां है, तो वीआईपी सूट भी बुकिंग करा सकेंगे। बाकी जगह पर वीआईपी सूट नहीं करा पाएंगे, लेकिन वहां वीआईपी सूट, क्योंकि हमारे में से कोई जाना बहुत किसी का होता भी नहीं है, तो उसको भी कोई कराना चाहता तो 3000 रुपया पर डे के हिसाब से उसको वीआईपी करा सकते हैं। और सामान्य कमरे जो हैं वो 2000 जैसा दिल्ली का रेट है, वो उनके लिए 2000 रुपया रहेगा। जो एंटाइटल लोग हैं उनके रेट अलग अलग पहले से हैं। वो जिनके एंटाइटलमेंट है उनको नाम मात्र नॉमिनल सा उसका एक पैसा होता है, वो उनको देना पड़ेगा, ताकि वहाँ के जो सामान्य खर्चे हैं बिजली का या कोई और छोटे छोटे खर्चे होते हैं वो व्यक्ति एंटाइटलमेंट होने के बाद भी उनसे वो लिया जा सकता है। और इसकी बुकिंग ऑनलाइन पेमेंट यानी गेटवे आईडीबीआई बैंक के साथ उसको जोड़ा गया है, ताकि वो पेमेंट उसी समय बुक कराते समय वो करवा सकते हैं। रिफंड भी लेना हो तो 24 घंटे पहले, बुकिंग का जो दिन है उससे 24 घंटे पहले करवाना चाहें तो 20% की राशि कटवा करके वो पैसा वापस मिलेगा। लेकिन अगर केवल विदिन 24 घंटे आखिर में, उसमें कोई राशि रिफंड नहीं होगी। तो इस प्रकार के ये कुल मिलाकर एक फैसिलिटी दी गई है और प्रारंभ किया है। हो सकता है कि हमें महीना 2 महीने बाद इसमें से कुछ कठिनाइयां ध्यान में आएंगी, तो फिर हम सभी जो जनप्रतिनिधि अथवा अधिकारी बैठ करके विचार करेंगे, कुछ चेंजेस करनी होगी तो उस चेंजेस को भी हम कर सकेंगे। ये भी एक विषय आपके ध्यान में इसको लाना था। तो मोटे रूप से आज जो ये 3 पोर्टल बनाए गए हैं
जो लॉन्च किए गए हैं, इन तीनों का एक लाभ अपने को मिलेगा। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि विपक्ष के लोगों ने परिवार पहचान पत्र को परिवार परेशान पत्र बताया था, लेकिन इसका सही मतलब प्रोटेक्टर ऑफ पुअर पीपल है। परिवार पहचान पत्र की जो बात है, उसमें निश्चित रूप से एक बात यहाँ जरूर जोड़ना चाहूंगा कि हमने इसको परिवार पहचान पत्र कहा तो हमारे विपक्ष के मित्रों ने कहा कि ये परिवार परेशान पत्र है। वास्तव में ये उनके लिए तो परेशान पत्र इसलिए है कि अब उनके परिवार के पास काम ही नहीं बचा है कोई, क्योंकि काम तो सब ऑनलाइन होने लग गए, पोर्टल पर होने लग गए, तो परेशान है कब काम करें क्या। जितने काम हमने कर दिए है पिछले 8-9 साल के अंदर, अब समस्या ये है कि उनको उसका कोई सूझता नहीं है कि जनता को इतने लाभ मिल रहे हैं, तो हम जनता को किस तरीके से कोशिश करते हैं, तरह तरह से कुछ न कुछ बहकाना, भड़काना और उनको उकसाना, ये सब करते हैं, लेकिन वो इससे परेशान बहुत हैं। हम जहां तक कहते हैं कि ये एक ऐसा सिस्टम है जिससे सुनिश्चितता हो गई है आम नागरिक को, खास करके गरीब नागरिक को, तो हम इसका नाम अगर दूसरा नाम देते हैं तो वो है प्रोटेक्शन ऑफ पुअर पीपल, परमानेंट प्रोटेक्शन ऑफ पुअर पीपल। तो ये है परिवार पहचान पत्र का असली अगर अर्थ लेना चाहेंगे तो हमको ये बताएंगे, तो इसलिए ये परेशानियां उनको आती हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जनसंवाद पोर्टल पर बोलते हुए कहा कि हमने जनसंवाद पोर्टल बनाया है, कुछ विभागों में सेवाएं राइट टू सर्विस के अंतर्गत निर्धारित है। और अब हमने एक जनसंवाद पोर्टल और जो बनाया है, कुछ दिन पहले उसको लॉन्च किया था, कि जो जनता से आई हुई जितनी भी डिमांड्स हैं, शिकायतें हैं, उन सबको डिप्टी कमिश्नर लेवल पर अथवा मंत्रियों के, मुख्यमंत्री के ऑफिस से अथवा अधिकारियों के ऑफिस से उसमें अपलोड करेंगे। अपलोड करने के बाद मार्क हो जाएगा संबंधित विभाग और उस अधिकारी को, और उस संबंधित अधिकारी और विभाग के जाने के बाद उसका जो निदान है वो उन्हीं को करना है। एक सेटअप सारे अपने सिस्टम में हर एक विभाग को ये बनाना होगा कि वहां हर चीज का, हर ऑफिस में नोडल अधिकारी इन सब पोर्टल्स को अध्ययन करने के लिए, खोलने के लिए और उसको फिर काम करने के लिए, क्योंकि उसकी एजिंग, उसकी जो काम न करने की जो आदत है, ये जो फाइल चलती रहती है, महीनों में लटकती रहती है, अब इसमें एनालिसिस हो जाएगा कि कौन सा काम कब उनको मिला और उसके ऊपर उन्होंने कब क्या किया। आखिर एक निश्चित समय में उसके ऊपर काम नहीं करते हैं तो दे विल टेक टू टास्क। हरियाणा की मनोहर सरकार के कुशल मार्गदर्शन और नेतृत्व प्रदेश के लिए सार्थक साबित हो रहा है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल गरीब और जरूरतमंदों के हित में कई अहम फैसले लेते रहते हैं, जिससे प्रदेश वासियों को भलाई हो सके। मुख्यमंत्री पोर्टल के जरिए नागरिकों तक सभी महत्वपूर्ण योजनाओं को पहुंचाने का काम कर रहे हैं, ताकि हर क्षेत्र में हरियाणा देश के अग्रणी राज्यों में शुमार हो सके। जनता टीवी के लिए चंडीगढ़ से पवन सिबर की रिपोर्ट। हरियाणा की वर्तमान सरकार किसानों के हित में कई योजनाओं पर काम कर रही है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल किसानों की आय दोगुनी करने की दिशा में कई अहम फैसले लेते रहते हैं। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि किसानों की फसलों में जो भी नुकसान होगा उसकी भरपाई के लिए हरियाणा सरकार तैयार है। रिपोर्ट देखिए। मुख्यमंत्री मनोहर लाल किसानों के हित में कई योजनाएं चला रहे हैं, जिससे किसानों की आय दोगुनी हो सके। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि किसानों की फसल में जो भी नुकसान हुआ है उसकी सहायता के लिए हरियाणा सरकार तत्पर है। ऐसे ही एक विषय जो करंट है वो है फसल खराबे का। अब चूंकि ये कोई पूर्व में इसकी जानकारी भी नहीं होती और ये कोई किसी व्यक्ति के हाथ में भी नहीं है, एक नेचुरल एक जिस प्रकार का संकट आता है, कब वर्षा आ जाए, कब इसमें कोई मौसम खराब हो जाए, और इस बार तो मौसम का इस प्रकार की स्थिति बनी रही कि फसल पकने के बाद कटाई शुरू हो गई फसल की, और मार्च के बाद अप्रैल में अभी 2 दिन भी पिछले वर्षा के निकले हैं। कई बार तो फसल निकली हुई होती है, मंडी में पहुंची हुई होती है, उसकी भी सुरक्षा करनी पड़ती है। फिर भी किसान का जो नुकसान है उस नुकसान में उसकी सहायता के लिए सरकार हमेशा तैयार है। हालांकि ये बात भी ठीक है कि अब प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में बहुत से किसानों ने अपना बीमा कराया है और धीरे धीरे ये ट्रेंड बढ़ रहा है। अब लोगों को पता लगता है कि वहाँ बीमा कराएंगे तो आसानी से वो सारी चीजें, उसका सर्वे भी हो जाता है, उसका नुकसान भी समय पर तय हो जाता है। कहीं कठिनाई आती है तो फिर सरकार इंटरवीन करना होता है, वो करते हैं। जिन्होंने बीमा नहीं कराया है उसको सरकार जो है कंपनसेशन, उसके रेट हैं वो हम देते हैं। अब चूंकि देरी से हुआ है तो इसमें असेसमेंट में थोड़ी कठिनाई आई है, फिर भी स्पेशल गिरदावरी का काम उसको हमने 30 अप्रैल तक 30 अप्रैल तक का टाइम दिया है कि उसका सारी की गिरदावरी, क्योंकि गिरदावरी 30 अप्रैल तक फसल तो कट चुकी है,
लेकिन उसमें सैंपल बेसिस लेकर के और उसका एनालिसिस करना और वो एनालिसिस करके कितना खराबा हुआ है तो 30 अप्रैल तक असेसमेंट पूरी करके तब तक फसलें काफी मंडी में भी आ चुकी होंगी, तो मंडी की प्रोक्योरमेंट के हिसाब से भी उसको एक तुलनात्मक अध्ययन किया जाएगा। अभी तक जानकारी यह है कि गेहूं का नुकसान बहुत बड़ा जितना सोचा जा रहा था उतना नहीं है। 10%, 15%, 20% मोटे तौर पर काफी जिलों में इतना ही है। 25% तक तो कंपनसेशन जो है वो किसान को ही हम कहते हैं वो अपना उसमें यानी क्लेम की अपेक्षा न करे। 25% से ऊपर होता है तो फिर क्लेम उसको दिया जाता है। जो भी क्लेम बनेगा वो मई के आखिर में, अब इसके आंकड़े नहीं है तो ठीक से नहीं वही करा। गिरदावरी के आखिरी 2-3 दिन है, उसका कई बार क्या होता है डीसीज और एसडीएम्स को 5%, 10% शायद कुछ मात्रा है वो दी जाती है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि 41 लाख मीट्रिक टन गेहूं मंडियों में आ चुकी है, जिसमें से 32.5 लाख खरीद कर ली गई है। मंडियों में उठान की समस्या आ रही है, इसके लिए डीसी को निर्देश दिए गए हैं। मंडी में 41 लाख मीट्रिक टन गेहूं ये अभी तक जो है आ चुकी है, जिसमें से 32.5 लाख मीट्रिक टन ये सरकारी एजेंसियों ने खरीद कर ली है और अभी ये 9 लाख जिसको कहना चाहिए शेष है, लेकिन वो तो रोटेशन में जैसे रहती है उतना ही है। मंडी का उठान की एक समस्या थी, वो हमने डीसीज को लिख दिया है कि जहां कहीं समस्या ठेकेदारों से आ रही है वहां वो अपने हाथ में लेकर के और जो भी कोई अलग प्रबंध जैसे पहले भी करते रहे हैं आड़तियों से बात करके, और आड़तियों के अगर ट्रक होते हैं तो उनके लेंगे और बाहर से भी लेना है तो उनके एक सिक्योरिटी ले करके और उनको ट्रकों को उसी रेट पर जो रेट जो है नमी के लिए भी बीच में देखिए वो रिलैक्सेशन, क्योंकि सेंटर ने उसमें एक कट लगाया था, लेकिन हमने घोषणा कर दी थी उसी समय कि जो भी पैसा है नमी की छूट नहीं है, उसमें केवल उसका लस्टर लॉस और उसका जो दाना जो है बारीक दाना कटा हुआ क्या बोलते हैं उसको ब्रोकर और शेवल्ड जो दाना होता है उसका जो परसेंटेज है उसमें जो पैसा अगर उनका कटेगा तो स्टेट गवर्नमेंट जो उसको कंपनसेट करेगी, किसान से वो नहीं लिया जाएगा। लेकिन नमी में छूट देना संभव इसलिए नहीं है, नमी की छूट दें तो फिर गीला अगर खरीदा गया और वो पैक हो गया, उसकी प्राइस लग गई तो फिर उसको कोई संभालता नहीं। धान में जरूर है, धान का कोई शेलर जो है वो लेके जाते हैं, शेलर्स में बहुत बड़े ग्राउंड उनके पास होते हैं, वो फिर सुखाते हैं, सुखा करके फिर उसका साथ साथ चावल निकालते हैं। धान जो है इतने लंबे समय तक स्टॉकिंग भी नहीं होती, ये स्टैकिंग जो है गेहूं की होती है, कभी कभी तो 2-2 साल 3-3 साल नहीं उठ पाता है। हालांकि अभी ये जो लस्टर लॉस वाला या ब्रोकन श्रेवल्ड ये है, ये प्रायोरिटी पर पहले यानी लिफो सिस्टम से उठाया जाएगा, बाकी नॉर्मली फिफो सिस्टम से उठाते हैं, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। ये लिफो लास्ट इन फर्स्ट आउट, ताकि दाना बाद में ज्यादा खराब ना हो, तो अब लास्ट वाला ही सबसे पहले उठाया जाएगा, तो इसलिए उसका ध्यान रखा जाता है। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि सरकारी नौकरियों को लेकर विपक्ष के लोग सवाल उठाते हैं, लेकिन सरकार ने युवाओं को नौकरी देने का काम किया है। पूर्व की सरकार में 10 साल में 80,000 सरकारी नौकरी दी गई और हमने 8.5 साल में 1,02,000 नौकरियां देने का काम किया है। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री ने कहा कि 60,000 के करीब आने वाले 6 महीने में नौकरी देंगी। एक चीज जो लगातार हमारे मित्र समय समय पर कहते हैं, हालांकि बहुत चीजों में दम नहीं है, लेकिन कुछ बातें जो हमको स्पष्ट करनी जरूरी होती हैं तो उसकी जानकारी हमको देनी होती है। जैसे सरकारी नौकरियों का विषय आता है, सरकारी नौकरियों में अभी तक आंकड़े सब आपके सामने भी हम बार बार बताते हैं, फिर बता रहा हूं कि उन्होंने 10 साल के कार्यकाल में सरकारी नौकरियां कुल 80,000 के आसपास दी थी, 80,000, 81,000 10 साल में पूरे। हमने अभी तक 8.5 साल में 1,02,000 नौकरियां हम दे चुके हैं, और विद इन नेक्स्ट 6 मंथ्स जिसमें ग्रुप सी की और ग्रुप डी की ये, और इसके अलावा जो अध्यापक हैं पीजीटी वगैरह और पुलिस के भी 5,000 उसमें, तो सब मिला करके 60,000 के आसपास नौकरियां और हम 6 महीने में दे देंगे, यानी 1,62 9 साल में हो जाएंगी। इनकी 80 जो है वो 10 साल की हैं, तो डबल संख्या हमारे 9 साल में हो जाएगी। 10वां साल जब शुरू होगा उसका जो अलग से आवश्यकता होगी वो हम करेंगे। तो एक आंकड़ा ही आपको मैं अभी मैं कह नहीं सकता, क्योंकि लास्ट ईयर में कितनी रिक्वेशन आती है वो तो डिपार्टमेंट्स के ऊपर निर्भर करता है कितनी वो देते हैं। हाँ, लेकिन HKRM की सब जोड़ लेंगे तो ये 2 लाख से ऊपर हो जाएगी, क्योंकि HKRM की भर्ती को हम उस प्रकार की भर्ती नहीं मानते, वो आवश्यकता के हिसाब से जितने समय की डिमांड होती है उतने समय के लिए ही उनको लगाया जाता है।
मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पेंशन पर बोलते हुए कहा कि प्रदेश में जब से हमारी सरकार आई है तब से हम हर जरूरतमंद तक पेंशन राशि पहुंचा रहे हैं, जबकि पूर्व के सरकार में पेंशन की राशि नहीं दी। पेंशन के नाते से जो सामाजिक सुरक्षा पेंशन है, जिसके बारे में कहते हैं इतनी कट गई, ये हो गया वो हो गया, अब ये पेंशन की संख्या भी 2014 में ये संख्या थी जब वो छोड़ करके गए थे 21.82 लाख, 21,82,000, और अभी जो है एक प्रकार का ये माने कि 45% उसमें वृद्धि हुई है। इतनी संख्या ज्यादा बढ़ी, चलो संख्या भी बढ़ गई, फिर जहां तक इसका जो टोटल एक्सपेंसेस है, उनके समय में ये टोटल एक्सपेंस साल का होता था 2618 करोड़, महीने का 218 करोड़ था, तो साल का 2618 करोड़, और हमारा अब जो है 2618 करोड़ की जगह सालाना 10,157 करोड़ होता है, यानी 8,500 करोड़ ज्यादा। उनके सारे फिगर से रफली 4 टाइम्स, 4 गुना ज्यादा हम जो है समाज में पेंशन के नाम से पैसा दे रहे हैं। और अगर ये एक साल का अंतर देखा जाए तो ये 8.5 करोड़ 7.5 करोड़ बैठता है, तो 7,500 करोड़, तो 7,500 करोड़ जो दुनिया भर की वो सारी बातें करते हैं, हमने ये कर दिया, वो कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, उनके जितने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, उन कई प्रोजेक्ट से ज्यादा हर साल 7,500 करोड़ रुपया ज्यादा जा रहा है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जनसंवाद कार्यक्रम के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि भिवानी और पलवल जिले का दौरा किया है। इस जनसंवाद कार्यक्रम का काफी अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। इसके साथ ही ई-टेंडरिंग से लोग बहुत खुश हैं। एक विषय मैंने आपके सामने रखना है कि अभी मेरा जो टूर प्रोग्राम चला है, जिसके अंदर खास करके हर जिले में मैं 3-3 दिन के लिए जा रहा हूं, 2, 3, 4 यानी अप्रैल, ये मैं भिवानी जिले में गया था, तो उसमें 3 विधानसभाओं के 15-16 गांव मैंने कवर किए थे। वैसे ये पलवल जिले में ये तारीखें भी शायद 11, 12, 13, 14 क्या थी, हाँ 12, 13, 14, तो 3 दिन ये भी मैंने किया। बहुत ही अच्छे सफल कार्यक्रम मैं कह सकता हूं, क्योंकि मेरा उसमें दोनों पर्पज थे। एक तो हम यहाँ बैठ करके लगातार कोविड के दिनों में भी अपनी सारी फोकस रहा कि जनता को क्या करना, कैसे करना। अब उसके बाद लगातार हमारी सरकार सारी उसकी डिलीवरी सिस्टम को जरा मजबूत करने के लिए लगी रही, लेकिन अंत में नीचे डिलीवरी कितनी पहुंची कितनी नहीं, क्योंकि आखिर राजीव गांधी जी की उस बात को तो हमें सत्य करना ही पड़ेगा, जिसमें उन्होंने कहा कि हम 1 रुपया भेजते हैं और नीचे जाते जाते 15 पैसे रह जाते हैं। तो हमें भी देखना पड़ता है कि ऊपर से हम जो भेज रहे हैं नीचे पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है। तो खुशी की बात यह है कि जो सिस्टम हमारे हमने बनाए हैं, उन सिस्टम से जनता बहुत प्रसन्न है, और ओवरऑल गांव के गांव में कहीं 500 लोग, कहीं 700 लोग, कहीं 1000 लोग जितने भी मिले हैं, और मैंने तो हाथ खड़े कराए हैं। जैसे उदाहरण के लिए ई-टेंडरिंग, इतने प्रसन्न हैं लोग, आप में से कोई शायद रहा हो, मुझे 1-2 लोग मिले भी हैं, तो ये गवाह है उस बात के कि ई-टेंडरिंग में कहते हैं आपने बहुत बढ़िया काम किया, और इसमें कमीशन खोरी जो है सारी जो नीचे लेवल पर चलती थी वो सारी बंद हो गई। विरोध भी इसी कारण से हो रहा था, बल्कि वहां के सरपंच जो थोड़ा बहुत इस ओर स्वर उठाते भी रहे होंगे, तो उनका शुरू में हमें ये लगा, लेकिन बाद में लगा ये तो बहुत बढ़िया है, हम तो इसमें से बच गए। और वास्तव में सरपंचों के खिलाफ जो तलवार लटकी रहती थी, आज भी 1000 से ऊपर सरपंच ऐसे हैं जिनके पिछले रिकॉर्ड गायब हैं। अब उसके खिलाफ क्या करना होगा जरा विचार करेंगे, लेकिन अब आगे ये समस्या नहीं रही, उनको रिकॉर्ड बनाने की आवश्यकता नहीं, हर एक चीज ऑनलाइन आ जाएगी, पोर्टल पर रहेगी, और वो जो उनका जो ऑफिस है, बैक ऑफिस में वो डाटा बना रहेगा, कभी भी निकाल लो उसको। तो इसलिए वो सब इसमें प्रसन्न है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री के मुख्य प्रधान सचिव DS ढेसी, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव उमाशंकर, सामाजिक न्याय, आधिकारिकता, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण एवं अंत्योदय विभाग के प्रधान सचिव विजेंद्र कुमार और हरियाणा परिवार पहचान अथॉरिटी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी विकास गुप्ता उपस्थित रहे। जनता टीवी के लिए चंडीगढ़ से पवन सिबर की रिपोर्ट। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल सिंह के निवास संत कबीर कुटीर पर विश्वविख्यात पर्वतरोही अनीता कुंडू ने मुलाकात की और अपने अगले लक्ष्य को लिए मुख्यमंत्री से आशीर्वाद लिया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अनीता कुंडू को सफल यात्रा के लिए शुभकामनाएं दी। 3 बार दुनिया के सबसे ऊंचे शिखर माउंट एवरेस्ट पर तिरंगा लहराने वाली हिंदुस्तान की बहादुर बेटी अनीता कुंडू ने बताया कि वे नेपाल में स्थित 8,481 मीटर ऊंची चोटी माउंट मकालू पर चढ़ाई करेंगी और भारतीय तिरंगा लहराएंगी।
तो चलिए अब जान लेते हैं कि आज के इस सवाल का विजेता कौन है। तो बात अब आज के विजेता की। जैसा कि आप जानते हैं, हर रोज एक नया सवाल पूछते हैं और सही जवाब देने वाले के नाम और तस्वीर अपने टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाते हैं कि कल का हमारा सवाल क्या था और कौन है इसका विजेता। कल का हमारा सवाल था, हरियाणा में ग्राम रक्षक योजना की शुरुआत कब की गई थी। इसका सही जवाब है ए, 20 मार्च 2022। ढेरों जवाब आए, लेकिन आज के हमारे विजेता हैं करनाल से सूरज मेहरा। सूरज, आपको बहुत बहुत बधाई। तो फिर पूछेंगे आज का सवाल, देखते रहिए जनता टीवी। तो वक्त हो गया है आज के सवाल का। तो चलिए जान लेते हैं कि आज के सवाल में क्या कुछ है। हर रोज की तरह हाजिर हूं आज का सवाल लेकर। जैसा कि आप जानते हैं, हर रोज एक नया सवाल पूछते हैं और सही जवाब देने वाले के नाम और तस्वीर अपना टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाते हैं, साथ ही उसको उपहार भी देते हैं। तो चलिए अब नजर डालते हैं आज के सवाल पर। हरियाणा में सक्षम योजना का शुभारंभ कब किया गया था। ए, 1 नवंबर 2019, बी 1 नवंबर 2018, सी 1 नवंबर 2016, डी 18 नवंबर 2019। तो दीजिए सही जवाब और बनिए विजेता। तो इस खास कार्यक्रम के जरिए हमारा मुख्य उद्देश्य है हरियाणा सरकार की कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी और उसका लाभ प्रदेश के हर एक नागरिक तक पहुंचाना है, क्योंकि जब प्रदेश का हर एक नागरिक समृद्ध और खुशहाल होगा तभी प्रदेश विकास के पथ पर आगे बढ़ेगा। हमारे खास कार्यक्रम जनता सरकार में आज के लिए इतना ही। नमस्कार।